दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास यहां पर डीटीएच की बहुत सारी सप्लाई है जिसे हम डीटीएच एसएमपीएस या फिर डीटीएच पावर सप्लाई भी कहते हैं। अब यहां पर जितने भी मेरे पास सप्लाई हैं सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और सभी को आज मैं आपको रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो अच्छी तरीके से अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने को सब कुछ मिल जाएगा, वो भी विद प्रैक्टिकली कि कहाँ पर फॉल्ट कैसे चेक किया जाता है, किस चीज़ का फॉल्ट इसमें होता है ज़्यादातर, ये सब आप यहाँ पर सीख लेंगे। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी सीखने के लिए मिल सके। और आपसे विशेषकर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इस वीडियो को एंड करने के बाद आप अपनी तरफ से कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी आप मेरे पास सप्लाई देख रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ सभी सप्लाई में फॉल्ट होगा, तो लाइव आपको रिपेयर करना मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले इसी सप्लाई से हम स्टार्ट करते हैं, बाकी की सप्लाई को हम थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या फॉल्ट है यही हम इसको रीड करेंगे और उसके बाद इसके फॉल्ट को फिक्स करेंगे। कभी भी आपके पास सप्लाई रिपेयर के लिए आती है या फिर सेट टॉप बॉक्स रिपेयर के लिए आता है, सबसे पहले तो कस्टमर ही प्रॉब्लम बता देता है कि सर ये ऑन नहीं हो रहा है या फिर ये वीक सिग्नल, लो सिग्नल इत्यादि जो भी प्रॉब्लम होती है वो बता देता है। बाकी अगर उसे नहीं पता होता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम है देख लेना, वो रख के चला जाता है। तो आपने सबसे पहले ओपन करके उसके जब वो लगा है तो लगे लगे आपने आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेनी है कि आउटपुट वोल्टेज आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो समझ लीजिए उसके प्राइमरी सेक्शन से कुछ ना कुछ फॉल्ट है और प्राइमरी सेक्शन पे एक फ्यूज लगा रहता है, उसी से पहचान हो जाती है। अगर फ्यूज उड़ा रहेगा तो समझ लीजिए कि आपके प्राइमरी सेक्शन में फॉल्ट है। अगर फ्यूज नहीं उड़ा है तो आप समझ लीजिए किसी और कंपोनेंट में इसके फॉल्ट है। और किस कंपोनेंट में फॉल्ट है ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी कंपोनेंट पर फॉल्ट आएगा। प्राइमरी सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट है किसी न किसी में फॉल्ट आने की वजह से आपका प्राइमरी सेक्शन डेड पड़ जाता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन अगर जिसे पता है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊँगा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो सकती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिए, अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। बाकी यहाँ पर ये एसएमपीएस के दो सेक्शन होते हैं, अगर ऐसे समझ में आया तो उल्टा कर लीजिए। दो पार्ट इसके बने होते हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट बीच में देखिए लाइन बनी हुई, एक पार्ट ये है। प्राइमरी और एंड सेकेंडरी सेक्शन, जहाँ पर आप AC 220 वोल्ट देते हैं वो आपका प्राइमरी सेक्शन कहलाता है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर के या फिर SM ट्रांसफार्मर या फिर चॉपर ट्रांसफार्मर भी काफ़ी लोग इसे बोलते हैं, तो इसके बाद का जो हिस्सा होता है वो सेकेंडरी सेक्शन होता है, जहाँ से आपकी DC वोल्टेज आउटपुट निकलती है। अब DC कितना आउटपुट निकलती है ये सिर्फ SMPS पे जो भी इसमें लिखा रहेगा उसी हिसाब से निकलती है। जैसे कि किसी वाली वायर से आपकी 5 वोल्ट, किसी से 24 वोल्ट, किसी से 12 वोल्ट, हर SMPS की अलग अलग बनावट होती है। यहाँ पर DTH ही नहीं बल्कि किसी और SMPS को भी आप ले लेंगे तो उसमें भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन होता ही होता है। अब यहाँ पर इस SMPS में क्या फॉल्ट है, सबसे पहले मैं यहाँ पर AC 220 वोल्ट से देकर देखूंगा। लेकिन AC 220 वोल्ट देने से पहले आप किसी भी सप्लाई को फिजिकली देखेंगे कि कोई कंपोनेंट इसका डैमेज तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि साफ साफ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये कॉइल के नीचे थोड़ा सा कार्बन लगा हुआ है, यानी कि जली हुई है कॉइल। अब क्यों जली, इसका क्या कारण हो सकता है ये तो हम बाद में जानेंगे, बट यहाँ पर इसे हम 220 वोल्ट दे देंगे। और देना कैसे है, सीरीज के माध्यम से। देखिए सीरीज अगर आपको नहीं आता है तो सीरीज पर भी एक वीडियो बनाया है। एक बल्ब यहाँ पे लेना है और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। 100 वाट का बल्ब करीब आप ले लीजिए सीरीज पर, और यहाँ पर ये देखिएगा पूरा वही मेथड रहता है सीरीज का। बिल्कुल बल्ब और वायर को आपने कनेक्ट करना है और लास्ट में आपने एक जहाँ पर एक स्विच लगाता है वहाँ पर इस तरीके से 2 वायर खुली छोड़ देनी है और इस वायर को आपने इस सर्किट पे लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए AC 220 वोल्ट के पॉइंट पे मैं लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा, यानी कि आगे कोई शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग नहीं है तो इसमें कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, डेड भी हो सकता है, ठीक है। सीरीज बनेगा ही नहीं तो बल्ब जलेगा कैसे या फिर ये SMPS चलेगा कैसे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपने फिजिकली देखा तो हाँ अब शायद दिख रहा होगा। जब आपने फिजिकली देखा तो आपने देखा कि यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल जो लगी हुई है उसके आसपास में थोड़ा सा कार्बन जमा हुआ है। और हमें उससे भी पहले क्या देखना होता है, फ्यूज। क्योंकि सर्किट में फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है कि जब भी सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्टिंग हो या फिर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो फ्यूज सबसे पहले बर्न हो जाए और आपके सर्किट के अदर कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करे।
तो इसीलिए सबसे पहले हमने फ्यूज चेक करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूज बिल्कुल ही ख़राब है, जला हुआ है। ये देखिए, आप ऐसे नहीं तो मल्टीमीटर से भी आप फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे आप रखेंगे तो सबसे पहले आप फ्यूज़ को देखेंगे तो फ्यूज़ यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है, तो फ्यूज़ आपका ख़राब है। एक बार मैं क्या करूँगा, फ्यूज़ को लगाकर फिर एक बार इस सर्किट को चालू कर लूँगा। चलिए मैं फ्यूज़ को यहाँ पर लगा लेता हूँ। अगर आपके पास ये वाला फ्यूज़ नहीं है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वायर को आप हल्का सा छोटा सा पतला सा वायर एक लगा लीजिए कुछ देर के लिए। हम सिर्फ यहाँ पर टेस्टिंग के टाइम पे इसको यूज़ कर रहे हैं, बाद में मैं इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे फ्यूज डाल दूँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं फ्यूज की जगह पे एक वायर को यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि ये सर्किट पूरा हो जाए। और आगे अगर सर्किट ख़राब हो तो शॉर्टिंग दे देगा, नहीं होगा तो क्या होगा, चल जाएगा। ज़्यादातर फ्यूज जो उड़ता है आपका शॉर्टिंग या फिर किसी और कंपोनेंट के ख़राब होने की वजह से उड़ता है। फाइनली यहाँ पर फ्यूज की जगह पे एक वायर को मैंने कनेक्ट कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी पतला वायर है, अगर आगे कोई प्रॉब्लम भी होता है तो ये उड़ जाएगा। वैसे उड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं सीरीज़ के माध्यम से ही इसको मैं चला रहा हूँ। तो अब इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा, शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, एंड यहाँ पर एसएमपीएस भी चालू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो इंडक्टर कॉइल यहाँ पर जली हुई है उसको भी हमने चेक कर लेना है, ठीक है। तो इंडक्टर कॉइल को भी एक बार हमने चेक कर लेना है। इंडक्टर कॉइल देखिए, आपको मैं बता दूं, इंडक्टर कॉइल यहाँ पर 2 भागों में बटी हुई होती है। देखिए, आपको थोड़ा सा मैं गौर करके दिखाऊं, यहाँ पर 2 कोर वाली है, यानी कि इंडक्टर कॉइल जो आपकी लगी हुई है इस रेक्टिफायर से पहले, यानी कि आपका यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट होता है लाइव और न्यूट्रल, ठीक है। आपको मैं ट्रैक करवा के दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ पर आपने 220 वोल्ट यहाँ पर लाइव एंड यहाँ पर न्यूट्रल, या फिर न्यूट्रल एंड लाइव यहाँ पर दे दिया, तो इन दोनों पॉइंट के माध्यम से जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने एक वायर जो जोड़ी है ये आपका फ्यूज होते हुए सबसे पहले इस इंडक्टर कॉइल के पास में जाएगी, यानी कि यहाँ पर इंडक्टर कॉइल का एक पॉइंट है, और फिर दूसरा ये जो वायर है यहाँ पर चल जाएगा। तो इंडक्टर कॉइल जो आपके 2 भागों में बटी हुई है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपको एक स्केच से मैं लगा के दिखा देता हूँ। इंडक्टर कॉइल के जो 2 पार्ट बने हुए हैं, ठीक है, ये देखिए, इसके बीच में इस टाइप से लाइन में बना देता हूँ। तो 2 पार्ट हैं, एक पार्ट आपका ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये देखिएगा, इसमें 4 आपके इसकी टांगें हैं। तो एक टांग यहाँ से आई वहाँ तक, एक टांग यहाँ से आई वहाँ तक, मतलब इन दोनों पार्ट्स का कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका कनेक्शन है। अगर ये आपका ख़राब भी हो जाए तो इसकी जगह पे आप एक जंपर भी मार सकते हैं, बट जंपर मारेंगे तो आपका फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमेशा इंडक्टर कॉइल ख़राब हो जाती है। तो इंडक्टर कॉइल की जगह पे ही इंडक्टर कॉइल का ही यूज आप करिएगा। मैं कॉइल की जगह पे क्या करूँगा, एक और 2 यहाँ पर जंपर दे दूँगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर अभी इंडक्टर कॉइल मुझे ख़राब लग रही है। उससे पहले कॉइल को चेक कर लेंगे, क्योंकि सभी कंपोनेंट को आपने चेक करना है। चलिए कॉइल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कॉइल का एक कोर डैमेज है, दूसरा भी बिल्कुल डैमेज है। कॉइल कभी भी अगर सही होती है तो कैसा यहाँ पर आपको रीडिंग देगी, इसमें एक बार इसमें चेक करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, इस तरीके से आपको रीडिंग दे देगी, इस तरीके से रीडिंग दे देगी अगर कॉइल सही रहेगी तो। एक कोर ये है और एक कोर ये है, इधर का कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, इधर का कोई कनेक्शन नहीं है। देखिएगा, ये देखिए, इसका भी कोई कनेक्शन आपस में नहीं रहेगा, ठीक है, समझ गए आप। तो कॉइल यहाँ पर डेड है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं बता रही है। अब देखिए, कॉइल की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जंपर मार लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक जंपर दे देता हूँ। तो जंपर देने के बाद यहाँ पर सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा। वैसे आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप कॉइल की जगह सिर्फ कॉइल ही लगाएंगे, ठीक है। कॉइल को हटा के आप यहाँ पर कुछ और मत लगाइएगा, यानी कि जंपर वंपर मत मारिएगा। हाँ, चेक करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, जंपर से भी काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉइल का काम होता है, स्पाइक्स वगैरह जो आपकी एसी पर आती रहती है उसको बिल्कुल ही ख़त्म करने का होता है, फिल्ट्रेशन के लिए। टोटल मिला के आप समझ लो कि फ़िल्टर करने के लिए, जैसे कैपेसिटर वोल्टेज को फ़िल्टर करता है, वैसे ही आपकी कॉइल जो है वो करंट को फ़िल्टर करती है। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने जंपर दे दिया है सर्किट को पूरा करने के लिए। अब यहाँ से देखिए, आपका यहाँ से यहाँ तक वायर, और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक वायर आ गई, यानी कि यहाँ से लाइव और न्यूट्रल यहाँ से आपकी यहाँ से यहाँ तक इधर तक चली गई है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये डायोड लगी हुई हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 4 डायोड लगी हुई हैं, यानी कि लाइव और न्यूट्रल वायर अगर आपकी डायोड से अटैच होंगी तो क्या होगा, डायोड एसी से डीसी बनाएगा। तो डायोड एसी से डीसी बनाता है यहाँ से
एक वायर चलेगी डायोड की यहाँ पर और एक वायर चलेगी यहाँ पर, यानी कि मेन कैपेसिटर पे, जो कि आपका 47 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट का है। और ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, यानी कि टोटल मिला के आपकी जो लाइव और न्यूट्रल वायर है वो फ्यूज के माध्यम से होते हुए कॉइल पे जाती है। कॉइल पर एसी ही जाती है, ठीक है, इस कॉइल पर एसी ही जाती है, एसी 220 वोल्ट। तो कॉइल से फिर फिल्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पर आपकी कॉइल के दूसरे पार्ट में यहाँ पर आ जाती है लाइव एंड न्यूट्रल वायर। तो ये देखिए, ये डायोड के एक कोर पे लगी, ये डायोड के एक कोर पे लगी, जो रेक्टिफायर है यहाँ पर रेक्टिफिकेशन होगा एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो इस पॉइंट पे नेगेटिव मिल जाएगा एंड इस पॉइंट पे रेक्टिफायर होके इस पॉइंट पे पॉजिटिव मिल जाएगा। और कैपेसिटर उसको प्योर बिल्कुल फिल्टर करके आगे इस आईसी तक भेजेगा, इस आईसी तक भेजेगा। तो एक काम मैं करूँगा, जो मेन कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है उसको भी मैं एक बार चेक करूँगा, क्योंकि जो आपकी इंडक्टर कॉइल और फ्यूज उड़ा हुआ है वो किस कारण से उड़ा हुआ है ये हमें जानना ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पर एक बार मैं इसको टेस्ट करवा के आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है इसको टेस्ट करने में अगर शॉर्टिंग वॉटिंग रहेगा तो टेस्ट करने में हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर फ्यूज उड़ जाए या इंडक्टर कॉइल उड़ जाए। चलिए मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिएगा बिल्कुल रेडी है एंड इस बल्ब को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, सीरीज वाले बल्ब को। चलिए मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फुल शॉर्टिंग बता रहा है ये पॉइंट, देखिए ये देखिएगा। अगर ये बिल्कुल सही होता, ये बिल्कुल सही होता तो फुल शॉर्टिंग नहीं बताता। अब फुल शॉर्टिंग बताने का ये मतलब है कि आगे कोई ऐसा कंपोनेंट खराब है जो कि पैरेलल पे लगा हुआ है, तो फुल शॉर्टिंग बताने लग जाता। फुल शॉर्टिंग होगा तो या तो फ्यूज उड़ेगा या तो इंडक्टर कॉइल उड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक चीज़ सर्किट में बनी हुई होती है या फिर बनाई हुई होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पैरेलल पे लगी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि आपका या तो ये डायोड भी हो सकता है ख़राब, या तो आपका ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, या तो आपका ये वाला कैपेसिटर और आपका ये डायोड और ये आईसी भी ख़राब हो सकती है। ज़्यादातर कंडीशन में आपको बता दूं, डायोड, कैपेसिटर और आईसी से ही आपका फॉल्ट का सॉल्यूशन हो जाता है शॉर्टिंग का। अब हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे, तो सबसे पहले चलिए मैं डायोड को ही चेक करता हूँ। इंडक्टर कॉइल की जगह हमने जंपर बांध लिया है फिलहाल काम चलाने के लिए, बाद में इसकी जगह पे इंडक्टर कॉइल ही लगाऊंगा। अगर इंडक्टर कॉइल नहीं लगाता हूँ तो स्पाइक्स वगैरह आएंगी तो अच्छी तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं होगा, बाद में प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर डायोड को, चारों डायोड को आपने जो रेक्टिफायर में लगे हुए उनको चेक करना है, मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे रख के। डायोड के एक तरफ से वैल्यू आती है और एक तरफ से वैल्यू नहीं आती है, ये डायोड का जो है सिद्धांत होता है। तो डायोड को जब भी आप चेक करते हैं तो एक तरफ से वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर डायोड शॉर्टिंग बता रहा है, देखिए डायोड शॉर्टिंग बता रहा है, ये देखिए दोनों तरफ से वैल्यू आती है और दोनों तरफ से शॉर्टिंग बता रहा है, तो समझ लीजिए आपका डायोड ख़राब है। एक डायोड ये ख़राब बता रहा है, दूसरा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ये ठीक है, एक तरफ से वैल्यू दे रहा है एक तरफ से नहीं दे रहा है। एंड ये वाला ये भी ठीक लग रहा है क्योंकि इधर से वैल्यू नहीं आई है और इस तरफ से यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये डायोड ठीक है। एंड ये वाला, तो ये आपका शॉर्ट बता रहा है डायोड, एक सबसे लास्ट वाला, एक सबसे इस तरफ लास्ट वाला, ये शॉर्ट बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है और शॉर्ट है, इसमें 2 डिफरेंस है। अब यहाँ पर हो सकता है डायोड ख़राब ना हो, आगे कोई और चीज़ ख़राब हो, ये कैपेसिटर भी ख़राब हो, इसलिए भी शॉर्ट बता रहा हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम इन दोनों में से कोई एक डायोड को निकाल के चेक करेंगे, या फिर निकाल के चेक कीजिए या फिर इसकी एक लेग उठा लीजिए, तब आप इसको ईजिली चेक कर सकते हैं। अगर डायोड फॉल्ट नहीं बताता तो इसके पॉइंट में फॉल्ट आपको आ जाएगा। चलिए किसी एक डायोड को हम यहाँ पर निकाल के कंफर्म कर लेंगे कि यहाँ पर खराबी आखिर माजरा क्या है, खराबी किस पॉइंट पे है, ठीक है। इसकी हमने एक लेग यहाँ पर उठा ली है, 1 मिनट, इस तरीके से इसकी एक लेग हमने उठा ली है। अब यहाँ पर इस डायोड को हम चेक करेंगे। अगर सर्किट में लगे आप चेक करेंगे तो शॉर्टिंग किसी और चीज़ की वजह से भी बता सकता है, किसी और कंपोनेंट की वजह से भी बता सकता है। यहाँ पर आपको मल्टीमीटर भी दिखना चाहिए एंड डायोड भी दिखना चाहिए। फिलहाल इस डायोड को मैंने इस पॉइंट से हटा दिया, एक लेग को, ठीक है। अब इसका एक लेग कनेक्शन से हट चुका है। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखिए फाइनली डायोड ही शॉर्ट बता रहा है। एक बार मैं इस पॉइंट को भी चेक कर लूँगा। चलिए डायोड अभी इस पॉइंट पे नहीं लगा है, अब इसको चेक करूँगा। फिलहाल इस पॉइंट पे कोई शॉर्टिंग अब नहीं बता रहा है, यानी कि हमारे डायोड में ही कुछ ना कुछ माजरा या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक ये वाले में एंड दूसरे वाले को फिर से एक बार मैं चेक करूँ, ये भी शॉर्ट बता रहा है। तो एक काम मैं करूँगा, 1 और 2 इन दोनों डायोड्स को मैं यहाँ पर निकाल के इसकी जगह पे दूसरे डायोड को फिक्स कर लूँगा, IN4007 नंबर के डायोड को।
तो सबसे पहले इन डायोड को मैंने निकाल लेना पड़ेगा। चलिए इस डायोड को मैंने निकाल लिया है एंड यहाँ पर सबसे लास्ट वाले डायोड को भी मैं निकालूंगा। ये वाला डायोड है और निकाल के आपको सही और ख़राब डायोड में क्या क्या वैल्यू आती है ये भी आपको दिखा दूंगा। एक मिनट, यहाँ पर इसको मैंने निकाल लिया है एंड फाइनली ये भी हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पर इन दोनों डायोड को एक बार मैं फिर से आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए ये फुल शॉर्ट बता रहा है, दोनों तरफ से शॉर्ट बताएगा ये और दूसरा भी। और जो हमारा सही डायोड है वो क्या वैल्यू देता है आपको दिखाता हूँ। ये IN4007 नंबर के डायोड हैं। 2 डायोड में बाहर कर लेता हूँ निकाल के, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। ये देखिए एक तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा है और एक तरफ से वैल्यू कुछ ना कुछ देते रहेगा, 500 600 इसका रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर ये डायोड फुल शॉर्टिंग है। अब इन डायोड को मैं यहाँ पर इस पर लगा लूँगा। उससे पहले मैं एक काम और कर लूँगा। ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पॉइंट में मैं एक बार चेक कर लूँगा। अगर शॉर्टिंग आएगी तो हो सकता है कोई और चीज़ भी इसमें ख़राब हो। फिलहाल इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो कैपेसिटर के पॉइंट में आपको शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फिलहाल कैपेसिटर के पॉइंट में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब ये जो आईसी लगी हुई है, आईसी को भी एक बार मैं टेस्ट कर लूँ। तो आईसी के सभी लेग में आपस में कोई शॉर्टिंग वॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, ये आप ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है, इसके साथ इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये भी ठीक है। आईसी में कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा आपस में, तो आईसी में कोई ख़राबी नहीं आ रही है। अब यहाँ पर मैं डायोड को चेंज कर लेता हूँ और डायोड को लगाना कैसे आपको नहीं पता है, जल्दबाजी मत कीजिए, आप ध्यान से देखिएगा। पहली बार सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर ये अवसर है। ये देखिए डायोड में यहाँ पर जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, यहाँ पर इस तरीके से निशान बना हुआ है और डायोड में एक तरफ सिल्वर पट्टी होती है, तो उसकी पोजीशन ऐसे आपने रखनी है, वैसे ही वहाँ पर उसको रख लेता हूँ। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, दोनों डायोड को रिप्लेस मार देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल ऐसे मैंने इसकी पोजीशन को रख लिया है। पहली डायोड हमारी ये है एंड दूसरी डायोड हमारी ये वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी सोल्डरिंग में कर लेता हूँ। तो चलिए इसकी सोल्डरिंग अब कर लेते हैं। चलिए कट क्या करूँ, वीडियो को आपको लगातार दिखाते रहता हूँ, जिन्हें आता नहीं है वो देख लीजिएगा, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने पेस्ट लगा लेना है, थोड़ा सा, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर, ताकि आपकी सोल्डरिंग है मजबूत बनी रहे, ये आपने ध्यान हमेशा रखना है। तो चलिए अब इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फाइनली इसकी भी हमने सोल्डरिंग कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसको चेक करने का। आपसे रिकमेंड हमेशा मैं एक ही चीज़ करूँगा, जब भी आप डायोड को रिप्लेस करते हैं तो डायोड को रिप्लेस करने के बाद आपने कैपेसिटर को भी रिप्लेस कर देना है, क्योंकि कैपेसिटर में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कैपेसिटर वीक भी हो जाता है, कोई कोई कैपेसिटर फूल भी जाते हैं। ये थोड़ा सा मुझे फूला हुआ ऊपर से लग रहा है, ठीक है। हो सकता है बाद में प्रॉब्लम करे, बट कैपेसिटर को भी साथ में चेंज कर लेना है। अभी मेरे पास कैपेसिटर है नहीं और ये शॉर्टिंग भी नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर एक बार मैं इसे चेक कर लूँगा इस सप्लाई को। तो चलिए इसको 220 वोल्ट हम डायरेक्टली दे देते हैं। अब वही सीरीज़ के माध्यम से देना है, वैसे नहीं देना है। इंडक्टर कॉइल मैंने यूज़ नहीं करी, इंडक्टर कॉइल की जगह पे मैंने जंपर मार लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा अब ये चल पड़ा। और जब भी ये सप्लाई चलती है, आप इसे लोड नहीं देते हैं, तो इसके ट्रांसफार्मर से एक छोटी सी बीप बीप की आवाज़ आती है, हल्की सी, आपने सुना होगा, जैसे स्विचिंग करता है ना, ची ची करके आवाज़ आती है। तो यहाँ पर अब कोई शॉर्टिंग नहीं, जैसे पहले बल्ब शॉर्टिंग बताया था, अब इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब इसकी मैं आउटपुट भी चेक कर लेता हूँ। चलिए पहले इसको बंद कर लूँ और इसको मैं यहाँ पर सोल्डरिंग करके इसकी आउटपुट आपको चेक करवा देता हूँ। और वैसे ही अदर मैं SMPS सभी को आपको यहाँ पर बता दूंगा किस तरीके से आपने रिपेयर करने हैं। चलिए यहाँ पर इसको मैं सोल्डरिंग मार दूँ, उसके बाद आपको आउटपुट चेक करवा लेता हूँ, ताकि सभी लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है, आपने चेक नहीं करवाया भी बोलते बहुत लोग, तो उनको मैं चेक करवाना बता देता हूँ, चेक करवा के दिखा देता हूँ। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो चलिए फाइनली ये सोल्डरिंग हो चुका है और यहाँ पर हमारे आउटपुट के पॉइंट हैं और यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लेता हूँ, कोई आपस में अटैच नहीं होनी चाहिए। चलिए ऑन करवा के आपको आउटपुट चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर DC 200 की रेंज पे रख लिया है और इसको मैं कर लूँगा ग्राउंड। ग्राउंड बोले तो यहाँ से दूसरे नंबर का और यहाँ से दूसरे नंबर का ग्राउंड होता है, जैसे कि आपको पता होगा आउटपुट में। तो जहाँ पे GND लिखा है वो भी आपका ग्राउंड ही है, ठीक है, उसी को ग्राउंड या फिर नेगेटिव बोलते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये
3 इसमें वोल्ट बता रहा है क्योंकि यहाँ पर ये 5 वोल्ट का पॉइंट है। एंड ये ग्राउंड का है। ये वाला कितने वोल्ट का है, ये आपका 24 वोल्ट का है। और ये आपका 12 वोल्ट का, इसमें 15 बता रहा है। हमेशा आप बिना लोड के ही चेक करेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज आपको दिखाएगा। एंड सबसे लास्ट में 3.3 समथिंग वोल्ट रहता है, इसमें ज़्यादा दिखाएगा जब तक इसको लोड में ना लगाएं। चलिए अब आपको एक कार्ड चला के भी दिखा देता हूँ, तब आपको कंफर्म हो पाएगा। एक कार्ड बोले तो यहाँ पर एक कार्ड और एक सप्लाई, सॉरी एक डिस्प्ले मैंने यहाँ पर तैयार रखी हुई है। अब यहाँ पर अगर ये कार्ड सही, हाँ बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ऑन बता रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए ऑन हो गया। एंड यहाँ पर आपको जो 3.3 वोल्ट में ज़्यादा बता रहा था, अब यहाँ पर एक्यूरेट बताएगा क्योंकि मैंने आपको कहा था ना बिना लोड के ये कम बताया था। अब लोड आ गया है तो लोड में यहाँ देखिए 3.3 बताएगा। आपने बिल्कुल लाइव देख लिया है, कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं है। ये कार्ड हमारा, सॉरी ये सप्लाई हमारी रिपेयर हो चुकी है। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। और आपको मैं एक ही चीज़ हमेशा फिर से बोलूँगा, अगर इसमें इंडक्टर कॉइल आपका फटा हुआ है तो मेरी तरह यहाँ पर जंपर मार सकते हैं, बट जंपर मारना सेफ़ नहीं है क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कमेंट करके कि सर आपने जंपर मार के बता दिया, इंडक्टर कॉइल तो चेंज किया ही नहीं। भाई यहाँ पर किसी और सप्लाई का भी मैं लगा सकता हूँ, बट आपको मैं बोलूँगा कि आप लगा लीजिएगा। मैं बाद में इसमें इंडक्टर कॉइल लगा लूँगा किसी और ख़राब सप्लाई की। तो यहाँ पर इंडक्टर कॉइल लगा लीजिएगा, फिर से आपको बोल रहा हूँ लगा लीजिएगा। काम वैसे भी बन जाएगा, बट लगा लीजिएगा फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्टर अच्छा होगा इसीलिए, क्योंकि इंडक्टर कॉइल एसी में जो स्पाइक्स आती हैं उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। अगर आपके पास नहीं है तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में आप ऐसे जंपर करके कर सकते हैं। बाद में फ्यूज और इंडक्टर कॉइल डाल दूंगा। तो चलिए इसको हम स्किप करते हैं एंड नेक्स्ट सप्लाई की ओर को चलते हैं, उसमें क्या ख़राबी है। ये सप्लाई हमारे पास ये भी रिपेयर होने के लिए आई हुई है। अब इसमें क्या ख़राबी है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी आप सप्लाई देखते हैं तो उसमें आपको जो फिजिकली रूप से कोई भी चीज़ ख़राब लगती है तो उन्हें रिप्लेस करना